सीआरपीएफ के जवान जीत कर पहुंचे हैं झारखंड की राजधानी रांची। लोग तो लाइफलाइन भी लेता है, मैं तो लाइफलाइन भी नहीं लेता था। सीआरपीएफ में नौकरी भी करता हूँ और मैं विदेश में भी गया है। कभी कभी डराते बहुत है जी, ये आप क्या कर दिया, आप इतना जीत रहे। अब टीवी में जो देखते हैं वो नहीं, उससे कहीं ज्यादा सुंदर है वो। अगर वो क्रॉस कर गए दूसरा दूसरा पड़ा, वो भी 5% का आता है। ये 25 साल का केबीसी के इतिहास में मैं पहला बंदा। डराया तो था थोड़ा, लेकिन मैं बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं, नुकसान होगा भी तो होगा, क्या लेके आए थे हम। फिर वो हैरान हो गए, अरे विश्वास जी आप ऐसे बात करते जैसे 20-25 लाख आप डेली उड़ा देते हो। कौन बनेगा करोड़पति महज एक टीवी शो नहीं है, वो करोड़ों लोगों का सपना भी है। जी हाँ, इसी सपने को साकार करके सीआरपीएफ के जवान जीत कर पहुंचे हैं झारखंड की राजधानी रांची, जिनका नाम है विप्लव विश्वास। जी हाँ, हॉट सीट पर बैठकर केवल सवालों का उत्तर नहीं दिया, बल्कि वहां से 1 करोड़ रुपए जीतकर रांची वापस लौटे हैं और उसके बाद इनको हर जगह से बुलावा आ रहा है। जाहिर सी बात है, सीआरपीएफ के 196 बटालियन के ये जवान हैं और काफी मुशक्कत करते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। बात करें तो नक्सली क्षेत्रों में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार इनका आवागमन लगा रहता है और वहां पे पहरेदारी इनकी होती है। उस बीच इन्होंने कैसे ये सब कुछ तय किया कि आज ये हॉट सीट पर बैठ के आए हैं। हम सीधे जानते हैं विप्लव विश्वास जी से। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका और बधाई आपको। थैंक यू, आपका चैनल को धन्यवाद, पूरा रांची वासी को धन्यवाद और पूरे झारखंड वासी को दिल से शुक्रिया। सर, कैसे शुरुआत की आपने, कैसे प्रेरणा मिली आपको कि नहीं एक दिन मुझे भी हॉट सीट पे बैठना है, अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठना है? मतलब इतने हेवी शेड्यूल में आपने कैसे वक्त निकाला है इन सब चीजों को करने का? बिल्कुल, प्रेरणा तो सबसे पहले मेरा पिताजी से मिला था। ये शो 2000 में शुरू हुआ और अभी 25वां साल जो है, सिल्वर जुबली मना रहा है। तो शुरू-शुरू में जब हम टीवी में देखते, पिताजी के साथ बैठ के देखते थे, तो उन उन मैं जो भी सवाल आता था टीवी में, तो ऑलमोस्ट सब लोग तो लाइफलाइन भी लेता है, मैं तो लाइफलाइन भी नहीं लेता था और सब सवाल का जवाब देता था। तो मेरा पिताजी बोला, "सर, जब तुम इतना सारे जवाब दे देते, जबकि कंटेस्टेंट भी नहीं दे पाते, लाइफलाइन लेते, तो तुम भी एक बार ट्राई करो ना।" तो वहीं से मुझे थोड़ा प्रेरणा मिला था और धीरे-धीरे मेरा इच्छा था जब मैं केबीसी में कभी जाऊँगा। लेकिन दिक्कत ये था, मुझे प्रोसेस पता नहीं था। जो लोग हॉट सीट में जाते हैं उनका एड्रेस तो रहता नहीं था। अब पहले जैसे 2000 में, 2001, 2, 3, 4 में ऐसे मीडिया भी नहीं थे, ना कोई उतना उतना मोबाइल भी ये नहीं था। जो जो कहाँ से जीत के आ रहे हैं उससे मिलना बहुत ही मुश्किल था ताकि उनसे कुछ गाइडलाइन मिले। फिर धीरे-धीरे जो है 2011 में मेरे ख्याल से आपको बिहार का जो सुशील कुमार 5 करोड़ जीते थे। जी। तो उनसे भी मुझे बहुत एक लगन लगा जी हाँ, ये बंदा देखिए इतना लगन से वहाँ केबीसी में गया, वो जीता, तो एक दिन हो सकता है मैं भी वहाँ जाऊँगा। तो उसके बाद 2018 का बात कर रहा हूँ, हमारी एक जान-पहचान जो है 50 लाख जीत के आए थे। अच्छा। तो उनसे मुझे आइडिया मिला कि कैसे-कैसे होता है केबीसी हॉट सीट तक पहुँचने के लिए, कैसे-कैसे दौर से गुज़रना पड़ता है। फिर धीरे-धीरे मैं एक्चुअली मैं 15 साल से तो पढ़ाई कर रहा हूँ उसके लिए जाने के लिए, लेकिन मुझे एग्ज़ैक्ट आइडिया कि कैसे-कैसे दौर से गुज़र के हमें हॉट सीट तक पहुँचना है, वो उनसे मिला। सर, छत्तीसगढ़ के जंगलों से निकल के पूरे विदेश की यात्रा कर ली होगी आपने किताबों के माध्यम से। सर, सबसे पहले जब अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठ रहे होंगे तो आपको लगा होगा कि एक स्कूल का प्रिंसिपल मेरे सामने बैठ गया, घबराहट ही होगी? हाँ, वो तो है। घबराहट तो लोगों का होता है, लेकिन यूँ कहा जाए तो मेरा आप शो देखिएगा, मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं था। आपको बताना चाहूँगा, ऐसे तो मैं सीआरपीएफ में नौकरी भी करता हूँ और मैं विदेश में भी गया है। मैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आप नाम सुने होंगे, जी। उसमें मैं 2 साल नौकरी किया। तो सारे जो है वहाँ अकेला हैंडल करना पड़ता था, विदेशी लोग सारे, मेरा 54 कंट्री का दोस्त थे। तो एक ही साथ हम लोग ड्यूटी करते थे यूनाइटेड नेशन के अंडर में और बड़े-बड़े हाई प्रोफाइल लोग आते थे, उनसे जब बात करते थे, तो मेरा हिचकिचाहट तो कभी नहीं था।
लेकिन हाँ, ये तो ज़रूर था जे अमिताभ बच्चन जैसे शख्सियत जिसको एक बार कोई हाथ मिलाने के लिए भी डरते हैं। उनसे बात करने के लिए आमने-सामने डरते हैं, जी बात करो, क्या बात करना? डर तो थोड़ा था, लेकिन उतना झिझक नहीं था। मैं एकदम उनका जब मैं एफए पे एकदम क्वालीफाई कर लिया और जब मेरे को हॉट सीट के लिए बोला जी हाँ, ये विप्लव विषय जो है एफए में टॉप फर्स्ट आया, तो फिर मैं तुरंत गया और अमिताभ जी मुझे एकदम उनसे पूछा, "सर क्या मैं आपसे गले लग सकता हूँ?" क्योंकि उतने बड़े शख्सियत तो अपने मर्ज़ी से गले लगना भी ठीक नहीं, तो उन्होंने एकदम गले लगा लिया। बोले, "एक बार क्या, आप 2 बार मिलिए।" फिर वहीं से मेरा जो है वो झिझक थोड़ा कट गया। उसके बाद जो हॉट सीट में बैठा, तो सारे मेरा परिचय वगैरह लिया, तो मैं अच्छा से दिया। आप देखिएगा मेरा शो, मुझे ऐसा कोई दूसरा कैंडिडेट जैसे होता है थोड़ा, उस टाइप का कुछ नहीं फ़ील हुआ मुझे। झिझक नहीं था। सर बच्चन जी के बोलने का जो अंदाज है, उनकी जो शैली है, सवालों को पूछना, सवालों को लॉक करना, कैसा लग रहा था? उस वक़्त क्या लग रहा था? आपकी फैमिली भी आपके साथ थी? बिल्कुल, ये तो बहुत ही उनका शख्सियत ही ऐसे है और उनका आवाज़ तो इंडिया में किसी भी बंदा का पास उसका जैसा आवाज़ है नहीं, सभी जानते हैं। और ये बात सच है, उन्हीं का दम पे ही केबीसी शो चल रहा है। केबीसी का जो इतना फ़ेम है, उनका आवाज़ और उनका अपीयरेंस, उनका क्वेश्चन पूछने का अंदाज़, फिर डराने का अंदाज़, कभी-कभी डराते बहुत है, जी ये आप क्या कर दिया? आप इतना जीत रहे थे, आप अगर गलत जवाब दिया आप इतना गिर जाएँगे। तो वो सब जो है दूसरे का बस की बात नहीं है और उनको मैं करीबी से देखा है और मैं पहली बार फ़ील किया जब उन्होंने पहले क्या होता है हम लोगों को बैठा दिया जाता है, ऑडियंस पूरा बैठ जाते हैं, केबीसी का सारी टीम बैठ जाता है, जितना 10 कंटेस्टेंट रहता है बैठ जाते हैं। उसके बाद अमिताभ का एंट्री होता है। तो जब आया पहले उससे पहले तो देखने को मौका नहीं मिलता किसी को। वो आता है, आके व सबको ये करता है, ये स्वागत करता है, उसके बाद जो उसका आवाज़ मैं सुना तो मेरा अंदर से एक अलग से थ्रिल हो गया। अरे! ये शख्सियत देखो और इतना अभी भी 83 साल का एज है उनका, अभी भी इतना क्यूट है, आप यकीन नहीं करोगे। अब टीवी में जो देखते हैं वो नहीं, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है वो। बहुत वो एकदम मतलब अभी स्मार्ट एकदम दिखते हैं और उनका आवाज़ तो एकदम ज़बरदस्त था। सर, कुछ सवालों के भी बारे में हम जानना चाहेंगे कि कौन-कौन से ऐसे सवाल थे, पड़ाव थे, जिसको सुनकर लगा कि यार इसको स्किप कर जाते हैं या फिर इसको छोड़ के निकल जाते हैं? मतलब क्या लगा होगा उस टाइम मन में किस टाइप का जो धधक कहते हैं, जो डर कहते हैं, कौन-कौन से ऐसे सवाल थे हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे? देखिए, इनका 3 पड़ाव होता है केबीसी का। पहला पड़ाव होता है 5 क्वेश्चन, जिसमें आपको 45 सेकंड दिया जाता है। उसके अंदर आपको जवाब देना। अगर वो क्रॉस कर गए, दूसरा दूसरा पड़ाव वो भी 5 क्वेश्चन का आता है, उसमें 60 सेकंड दिया जाता है। उसके बाद जैसे वो 2 पड़ाव में 5 लाख का हो जाता है। 5 लाख आप जैसे जीत जाते हैं, उसके बाद एक-एक सवाल आता है, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं। आप आराम से सोचिए, आराम से अपना मंथन कीजिए, जो भी है उसमें दीजिए। तो मेरे लिए एक अच्छी बात हुआ, एक अचीवमेंट भी हुआ केबीसी टीम भी बताया, अमिताभ जी खुद बताएँ, ये 25 साल का केबीसी के इतिहास में मैं पहला बंदा, जो 10 सवाल तक एक भी लाइफ़लाइन नहीं लिया। बहुत हाँ, अच्छी 10 बात। सवाल था एकदम मैं एक भी लाइफ़लाइन नहीं लिया और एकदम मैं स्मूथली कर गया। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है 5 लाख के बाद, वो काफ़ी टफ आता है क्योंकि जैसे-जैसे उसका अमाउंट बढ़ते जाता है, बिल्कुल। उसका टफनेस भी बढ़ जाता है। तो ऐसे 7 साढ़े 7 लाख का क्वेश्चन आया था पहले क्वेश्चन, तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ था उसमें। 3 लाइफ़लाइन दिया जाता है, आपको पता होगा। जी, बिल्कुल। अभी जो है इस साल में एक तो ऑडियंस पोल है, हुँ। एक 50-50 है, एक हिंट्स है। 3 लाइफ़लाइन दिया जाता है इस साल में। तो साढ़े 7 लाख का जो क्वेश्चन आया, थोड़ा मैं हिचकिचाया उसमें, मुझे कन्फ्यूज़ था, लेकिन मुझे था तो यही आंसर होगा। फिर मैं सोचा मान लीजिए लाइफ़लाइन ना लूँ, 3 लाइफ़लाइन बचा हुआ है और इसको यूज़ ना करूँ और गलत हो गया, तो बर्बादी हो गया ना। मैं ले जाके क्या करेंगे घर में? तो फिर मैं साढ़े 7 लाख का क्वेश्चन में 1 लाइफ़लाइन ऑडियंस पोल लिया सर और हाँ। कोई कोई एक ऐसा सवाल बताएँ जिसमें सबसे ज़्यादा डर लगा आपको? ये सवाल काफ़ी टफ है, ये हो नहीं पाएगा या फिर हो नहीं सकता है? सबसे टफ तो मेरे को 1 करोड़ तक एक भी नहीं लगा सच कहूँ तो। क्योंकि मेरे सारे ऑलमोस्ट जानकारी का मतलब मैं पढ़ाई काफ़ी किया 15 साल से और म साढ़े 12 लाख का क्वेश्चन तो मैं विदाउट लाइफ़लाइन दे दिया। 25 लाख का क्वेश्चन में मैं थोड़ा-सा एक लाइफ़लाइन लिया है, हिंट्स लिया है। हालाँकि मुझे थोड़ा बहुत जानकारी था लेकिन लाइफ़लाइन लेना भी ज़रूरी है। लाइफ़लाइन बचा के भी हम क्या करेंगे? और 50 लाख का जो क्वेश्चन था, वो मुझे थोड़ा टफ लगा था। मेरा एकदम पढ़ा हुआ नहीं था, उसके बारे में पढ़ा तो था लेकिन जो ऑप्शन आया था, वो मैं पढ़ा नहीं था कभी। तो मैं 50-50 लेके 2 हट गया, 2 रह गया था। उसमें से मैं थोड़ा-सा दिमाग लगा कि जहाँ कहीं न कहीं मैं पढ़ा है तो जो लगाया और वो लग गया। और 1 करोड़ का जो क्वेश्चन था, वो तो मेरे एकदम जानकारी में था। अच्छा। एकदम जानकारी था, मेरे पास कोई लाइफ़लाइन भी नहीं था तब।
लेकिन मैं वही सोच रहा था कैसे क्वेश्चन आएगा, मेरे पास लाइफ प्लान भी नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन आया मुझे तो बहुत खुशी हुआ, और मेरा एकदम पढ़ा हुआ चीज़ था, रिवाइज करा हुआ चीज़ था, और मैं इमीडिएट उसका आंसर दे दिया। सर बच्चन साहब ने भी आपको काफी डराने की कोशिश की होगी कि वाकई में ये क्या कर दिया आपने, आपने उत्तर सही दिया है या नहीं दिया है, क्या इसको लॉक कर दिया जाए या नहीं कर दिया जाए, कहाँ पे लगा? हाँ बिल्कुल, एक एक क्वेश्चन में आया था, 50 लाख का क्वेश्चन में आया था, मैं 25 लाख ऑलरेडी जीत चुका था, 50 लाख का क्वेश्चन था। तो उसमें बोला सर मैं जो है इसमें तो मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं लाइफलाइन लेना चाहता, तो 50-50 लाइफलाइन लिया था, फिर 2 बच गया। तो फिर मैं फलाना जो है वो लॉक करना चाहता हूँ 2 में से। तो अमिताभ जी बताया, मेरे को चेताया, देखिए मैं जो है सभी कैंडिडेट को ये बात बताता हूँ, जी आप अगर श्योर नहीं हैं और आपके पास लाइफलाइन भी नहीं है, तो आप क्विट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो है बहुत बड़ा अमाउंट आप गिर जाओगे, 5 लाख में गिर जाओगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो डराया तो था थोड़ा, लेकिन मैं बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, नुकसान होगा भी तो होगा, क्या लेके आए थे हम यहाँ, कुछ लेके तो आए नहीं थे, केबीसी में खाली हाथी तो आए थे, नुकसान होगा तो होगा, देखा जाएगा, आप लॉक कर दीजिए। फिर वो हैरान हो गए, वो अरे विश्वास जी आप ऐसे बात करते हैं जैसे 20-25 लाख आप डेली उड़ा देते हैं। सेम ऐसे बोला, आप देखिएगा एकदम से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे 20-25 लाख आप डेली उड़ा देते हैं। फिर मैं बोला सर नहीं, मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, मैं इसको लॉक करना चाहता हूँ, तो वो थोड़ा एक डरा बना का था। सर चलिए 1 करोड़ तो आप जीत चुके हैं। आगे की भी क्या प्रक्रिया होगी या फिर क्या कुछ करेंगे उस उन पैसों से अपने बच्चों के भविष्य के लिए या फिर अपनी फैमिलीज के लिए? हाँ बिल्कुल, इसका एक तो पैसा का भी प्लान है, और आगे मैं क्या करूँगा वो भी एक प्लान है मुझे। जी, पैसा का, जैसे मेरी बेटी अभी मास्टर डिग्री कर रहे हैं जी, साइकोलॉजी में, जी, तो उसका पढ़ाई के लिए खर्च करूँगा, प्लस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी कर, यूपीएससी और सिविल सर्विस का भी तैयारी करे। तो मैं सोच रहा हूँ जब अभी पैसा आ गया मेरे पास, कोई फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसका जो भी उसके लिए लगे वो मैं पूरा एकदम खर्च करूँगा, खुल के खर्च करूँगा, उसको पहले बनाऊँगा। और जैसे कि मेरा पहले से ही एक आदत रहा है, लास्ट मैं 15-20 सालों से, मैं जो है जो भी मेरा सैलरी का जो 10% है, मैं वो अलग रखता हूँ। रख के जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको मैं देता हूँ। ये रांची में भी कई जगह में मैं देता हूँ, लेकिन गुप्त तरीके से देता हूँ, मैं कभी पब्लिसिटी नहीं करता हूँ। और मेरा गाँव में जो है, जो मेरा गाँव है उसका आस-पास गाँव है, सब गाँव में जैसे ठंडी का मौसम में कंबल वगैरह दे देता जी, हूँ, और पूजा का मौसम में देता हूँ, और जो भी फंक्शन टाइप का आता है, जो भी गरीब लोग हैं, उनको मैं सारे देता हूँ। इनके अलावा हमारे गाँव का जो है, मतलब मेरे भाई लोग वहाँ रहते हैं, चचेरे भाई लोग, वो मेरे को फीडबैक देता है, जे दादा ऐसा-ऐसा है, ये है, इन लोगों का अभी पैसा देना। अब मान लीजिए किसी का बड़ा बीमारी हुआ, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया लाए, तो इमीडिएट वो नहीं कर पाते। तो हम लोग भी, मतलब गाँव का लोग भी करते हैं कुछ, और हम भी एक बड़ा अमाउंट उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। किसी को बेटी का शादी, गरीब लोगों का। तो ऐसे करके हम कुछ हमेशा, मतलब मेरा 10% जो है सैलरी, वो मैं उस काम में लगाता हूँ। तो इसमें भी मैं 10, 12, 15% जो भी होगा मेरा, मेरे से जो होगा, मैं कुछ ना कुछ एक वर्कआउट करूँगा। अभी तो किया नहीं है। मैं गाँव में बता के रखा है, जी देखिए जिसका बहुत कंडीशन खराब है, जिनका हालत खराब है, तो मैं उनको हेल्प, जब भगवान मुझे दिया है, तो मेरे मुझे देने में क्या दिक्कत है? तो करूँगा, बाकी पैसा मैं कुछ इन्वेस्ट करूँगा। और जहाँ तक फ्यूचर का प्लान है, मैं सोच रहा हूँ मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन खोलूँगा, या कोचिंग सेंटर में मैं जॉइन करूँगा। क्योंकि अभी तो मेरा नाम हो गया, फेम हो गया। अभी कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाला भी सोचेगा, जिस बंदा में इतना दम है, तो ज़रूर इसका ज्ञान है। तो ज़रूर अगर वो लोग चाहेंगे मतलब शामिल करना, तो मैं ज़रूर जाऊँगा। अगर नहीं करते तो मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी खोलने के लिए कोशिश करूँगा उस पैसे से। प्लस मैं एक यूट्यूब चैनल भी खोलूँगा, जिससे खान सर की तरह। खान सर का तरह तो नहीं है, मैं एक यूट्यूब चैनल खोलूँगा, जिसमें मेरा जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो युवाओं तक पहुँचे, ताकि उनको भी फ़ायदा हो, और केबीसी का तैयारी के बारे में भी मैं उनको उसमें यूट्यूब में गाइडलाइन दूँगा। चलिए सर, काफ़ी अच्छी सोच है आपकी, काफ़ी अच्छी सोच रखते हैं आप। सर इस सीज़न में केबीसी में कुछ नए बदलाव भी हुए हैं। जो जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको सुनने में आया है कि अमिताभ बच्चन जी पूरे फैमिली के साथ अपने यहाँ डिनर पे इनवाइट कर रहे हैं। हाँ, वो जीतने वाले के नहीं है, वो अलग सेगमेंट है, अच्छा, उसका सुपर संदूक बोलते हैं। सुपर संतु। सुपर संदूक। अच्छा, सुपर संदूक एक ऐसे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जी, जिसमें मान लीजिए 10 क्वेश्चन तक कोई लाइफ़लाइन यूज़ किया, 1 किया, 2 किया, 3 किया, जो भी किया, तो उसके लिए 10 क्वेश्चन देता है। 10 क्वेश्चन में 10-10 हज़ार रुपया रहता है। अगर वो 5 क्वेश्चन, उसमें 90 सेकंड देता है सिर्फ़, 10 क्वेश्चन के लिए। तो 90 सेकंड के अंदर 10 में से 5 क्वेश्चन, 5 या उससे ज़्यादा, अगर कोई
करेक्ट कर दिया तो पैसा वो संदूक में जमा कर सकते हैं जो जीते हैं। वो जमा करने का बदली में आपको पसंदीदा कोई भी एक लाइफलाइन आप जीवित कर सकते हैं। ये था। और एक था अमिताभ जी की तरफ से था, ये स्पेशल था। अगर कोई बंदा में दम है तो 10 का 10 करेक्ट कर दे तो मैं उसको अपना घर में, अपने बंगलो में पूरा परिवार को डिनर के लिए बुलाऊंगा। एक टाइप का चैलेंज टाइप का है, चैलेंजिंग ऑफर है, किसी में दम है तो करके दिखाए। तो वो मैं पूरा 10 का 10 कर दिया था क्वेश्चन, सही कर दिया था। 90 सेकंड तो एलोटेड टाइम था, मैं शायद 56 सेकंड में मैं कर दिया उसको। और अमिताभ जी एकदम सहर्ष में घोषणा किया जी इन्होंने 10 का 10 क्वेश्चन कर दिया और इनको मेरा बंगलो में मैं पूरा परिवार को इनवाइट करूंगा। सर एक आखिरी सवाल कि केबीसी के बाद अ, आप इनवाइटेड हैं अमिताभ जी के यहाँ और उसके बाद अब आगे की जो नई पीढ़ी है, युवा है, उनको क्या सीख देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यह सीख देना चाहूँगा, संदेश देना चाहूँगा मेरे तरफ से। देखिए मेरा एज 55 है, तो जो युवा लोग हैं 20 से 25-30 तक जो जिनका उम्र है, जिनका भी फ्यूचर बनाने का एकदम टाइम है, ठीक है? उनके लिए संदेश ये दूँगा, ये आजकल का युवा लोग ये सोचता है ना, जो मैं अभी पढ़ाई शुरू किया, 1 साल तैयारी किया, 2 साल तैयारी किया, अभी तक मेरा जॉब नहीं लगा, हताश हो जाता है। लेकिन हताश होने का कोई ज़रूरत नहीं। देखिए मैं 15 साल से तैयारी कर रहा हूँ और अगर मैं 55 ऐज का एक बंदा और नक्सल एरिया में ड्यूटी कर रहा हूँ, सीआरपी में ड्यूटी कर रहा हूँ, अगर मैं कर सकता अचीवमेंट केबीसी के लिए, मैं तो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो लड़ नहीं सकता, मेरा वो है ही नहीं, लेकिन मैं दूसरे जगह में मेरा माइंड को डाइवर्ट किया। इसलिए युवाओं को बताऊंगा आप मेहनत कीजिए और एक टारगेट रखिए कि नहीं मुझे नौकरी पाना है, जो भी आपका जो भी पसंदीदा है नौकरी पाना है, उसको शिद्दत से कीजिए, ठीक है? और एक कहावत है ना, आप अगर शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं ना, पूरा कायनात आपको हेल्प करता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ। एकदम मैं शिद्दत से इसको केबीसी में चाहा जब जितना भी मेरा एज हो जाए, 60 हो जाए, 70 हो जाए, 80 हो जाए, कोई बात नहीं, मैं उसको पीछे छोड़ूँगा नहीं। तो युवाओं की बोल रहे हैं आप मेहनत कीजिए और जो भी टारगेट है उसका छोड़िए नहीं, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। सर, आपका ये जो शो है, वो कब प्रसारित होने वाला है, ये भी हम दर्शकों को बताएँ? हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना, इसका पहले से शूटिंग हो जाता है कुछ दिन पहले से, क्योंकि उसमें जितना टाइम शूटिंग होता है सब कुछ नहीं दिखाता है, क्योंकि उसमें कट करता है, एडिट करता है, कुछ म्यूजिक डालता है, कुछ डरावना आवाज़ डालते हैं, ठीक? वो तो शूटिंग का टाइम ये सब चीज़ होता नहीं, कुछ ग्राफिक डालता है, कुछ अलग वो डालता है, तो इसके लिए टाइम लगता है स्टूडियो में। मेरा शूटिंग तो हो गया है, लेकिन अभी 30 और 31 तारीख को मेरा सोनी टीवी में रात 9 बजे प्रसारण किया जाएगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ थैंक यू विप्लव सर। विश्वास जी जो काफ़ी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सीआरपीएफ बटालियन के जवान हैं और वो हॉट सीट पे बैठकर पूरे देश के युवाओं के लिए एक संदेश दे चुके हैं कि उम्र चाहे किसी भी पड़ाव में चली जाए, लेकिन जो युवा हैं, वो अपनी कड़ी लगन और कड़ी मेहनत पे भरोसा रखें, ऊँचाई उनको ज़रूर मिलेगी। चलिए, ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अमित कुमार, माई पीडीए समाचार, रांची।